सब लोग जो इधर है मोहम्मद निशान साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मोहम्मद निशान साहब संघर्ष करो, मूलवासियों का नारा है। महिला है उधर। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। आप लोग अपना उचित स्थान लेकर के बैठने का कष्ट करेंगे और हमारे बीच में माननीय वामन मेश्राम जी हमारे धरती पे विराजमान हो चुके हैं। आप लोग उनके स्वागत के लिए बैठे व्यवस्था पूर्वक और हमारे साहब जी का माल्यार्पण करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ में हमारे मैडम जी भी है। महिलाएं बैठ सकती हैं वहाँ पे, महिलाएं बैठ जाए, महिलाएं बैठ जाइए। आप लोग इधर आ जाइए, सबका बैठे। आप लोग जहाँ भी उचित स्थान मिले आप लोग वहाँ बैठ करके अपना और शास्त्री जी आप हम आपके साथ हैं। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चल रही है, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 21 मार्च से परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ का पार्ट 2 प्रारंभ हुआ। वाराणसी से दूसरे दिन आज जनपद भदोही संत रविदास नगर में आज आदरणीय वामन मेश्राम साहब का आगमन हुआ है और जितने भी क्षेत्र के वासी हैं सभी लोग, हम चाहे एक जो उधर उधर बैठे हैं 10 मिनट आप लोग थोड़ा मंच के सामने आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। संख्या आप लोगों की ज्यादा है लेकिन इधर उधर बिखरने की वजह से यही 85% हमारा बिखरा हुआ है। तो आप लोग सामने बैठ जाएं और कार्यक्रम जो है श्रीमती सुशीला देवी जी आप जो है मैडम निशा मेश्राम मैडम का माला पहना के आप स्वागत करेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप लोग तालियों से के आप मैडम निशा मेश्राम जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। माननीय खिलाड़ी पाल जी, मैं चाहूंगा कि आप माननीय सम्मानीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे। माननीय खिलाड़ी पाल जी आ जाए इधर। माननीय गजराज पाल जी आप साहब का माला पहना के जगदीपुर की धरती स्वागत करें। माननीय गजराज पाल जी। माननीय चुन्नीलाल गौतम जी आप आदरणीय वामन मेश्राम साहब का माला पहना के स्वागत करें। माननीय चुन्नीलाल गौतम जी। माननीय किशुन पाल जी आइए।
माननीय लालता प्रसाद गौतम जी। माननीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, आप आदरणीय अमन मिश्रान साहब को माला पहना कर स्वागत करें। डॉक्टर पूर्व प्रधान धर्मेंद्र कुमार गौतम जी, आप पूर्व प्रधान धर्मेंद्र कुमार गौतम जी, राकेश कुमार गौतम जी, आप माला पहना के स्वागत करेंगे। माननीय हौसला प्रसाद गौतम जी, माननीय राकेश कुमार गौतम जी, पूर्व बीडीसी, आप साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे। चलिए साथियों, आज जनपद भदोही के ग्राम जगदीपुर में परम आदरणीय माननीय वामन मिश्रान साहब अपना बेस कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों का प्रबोधन के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। ये परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, उसी क्रम में जनपद भदोही में आज ये परिवर्तन यात्रा पहुंची है। और इस परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी देंगे माननीय आदरणीय वामन मिश्रान साहब। हम लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा निकली है, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है। पहले आप लोग चुनाव में पहले बैलेट पेपर पर वोट डालते थे। पहले वोट जो है कागज पर होता था, अभी वोट ईवीएम मशीन में होता। तो ईवीएम मशीन में और कागज में वोट में क्या फर्क है? तो ईवीएम मशीन के पहले बैलेट पेपर में आप वोट डालते थे, तो बैलेट पेपर में आप अपनी आंखों के सामने अपने पसंद के उम्मीदवार को, उसके चुनाव निशान को मोहर लगाते थे। तो ये सारा का सारा अपनी आंखों के सामने करते थे। और आपको ये निश्चिंत होते थे कि आपने जिस बैलेट पेपर पर वोट डाला, जिस किसी उम्मीदवार को आपने वोट दिया, आपका वोट उस कैंडिडेट को पहुंच गया है, ऐसा आपको बैलेट पेपर के दौरान लगता था, होता था। बात सही है। मगर जब से ईवीएम मशीन आई है, तब से खास तौर पर 2004 में, 2009 में जब आप ईवीएम मशीन में वोट डालना शुरू किया, तो आंखों से दिखाई नहीं देता था कि आपने जिस किसी बटन पर बटन दबाया, चाहे साइकिल हो, हाथी हो, कमल का फूल हो या पंजा हो, जिस किसी पर भी आपने बटन दबाया होता था, तो वो आपको 2004 में आंखों से दिखाई नहीं देता था। और आपका वोट ईवीएम मशीन के अंदर जाके वो किसी और के नाम पर जमा हो जाता था।
क्योंकि आपको तो आंखों से दिखाई देता ही नहीं था। ऐसा 2009 में भी हुआ। इस तरह से ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। आप जिसको चुनकर लाना चाहते हो वो चुनकर नहीं आता है, जिसको चुनकर आप लाना नहीं चाहते हो वो चुनकर आता है। ईवीएम मशीन का ये खेल है। आपको लगता होगा कि शायद मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। ये फैसला, अरे लिया कॉपी लिया, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। और भारत के संविधान के अनुसार जो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया, उस संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है। उससे बड़ी कोई अदालत भारत में नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसका मतलब है, फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। निष्पक्ष का मतलब है ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, ये चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता। ये निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा कि ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और इसी तरह से यूरोप के कंट्री में जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान विरोधी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये संविधान विरोधी है। उसने कहा ये मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं कर सकती, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकती, ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकती। तो गाड़ी को जाना है तो हाँ, मतलब किसी को हमारी वजह से रुकावट नहीं होनी चाहिए और खामखा ट्रैफिक को हमारी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारी गाड़ी साइड में लगाओ ताकि उन लोगों को जाने दो। तो साथियों, मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन के द्वारा आप लोगों के वोटों की चोरी हो रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है संविधान के अनुसार उसे कानून का दर्जा हासिल है। ये भी हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसे कानून का दर्जा हासिल है। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया उसी में और कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट, यदि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग अगर ईवीएम मशीन रखना चाहती है चुनाव में, तो पेपर ट्रेल नाम की एक और मशीन लगानी होगी। तो अब चुनाव में केवल एक मशीन नहीं है, अभी दो मशीन है, एक ईवीएम मशीन है और एक पेपर ट्रेल मशीन है। ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद वो ईवीएम मशीन के अंदर जाता है, तो आपके वोट का रिकॉर्ड ईवीएम मशीन में रहता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर होता था पुराना, तो ये आंखों से आपको दिखाई देता था। आपने जिस किसी को भी वोट दिया वो भी आपके आंखों के सामने आप मुहर लगाते थे, वो भी आपको दिखाई देता था। और पंजे पर लगी हुई मुहर कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, और कमल के फूल पर लगी हुई मुहर पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, घोटाला हो नहीं सकता था। बैलेट पेपर में यह व्यवस्था थी, मगर ईवीएम मशीन में वोट अंदर जाने के बाद उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और वो आंखों से दिखाई नहीं देता, फिजिकल एविडेंस नहीं होता। इसलिए वो मशीन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो एक आदमी को दिया हुआ वोट किसी और के नाम पर जाके जमा होता है, और ये काम मशीन के अंदर ही अंदर होता है, बाहर वाले आदमी को आंखों से दिखाई नहीं देता। तो चोरी ईवीएम मशीन में मुकम्मल होती है, पता किसी को नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये सारी चोरी मशीन के अंदर ही अंदर होती है। आप लोगों को लगेगा ये बड़ा अजीब बात आप कह रहे हो यार, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है, ऐसा आप लोग सोचते हो। चलो इसको अभी थोड़ा प्रयोग करके दिखा देता हूँ। मोबाइल तो आप लोगों के पास भी होता है। ये मोबाइल में अगर राम नरेश ने मैसेज टाइप किया, संदेश टाइप किया और राम नारायण के नंबर पर भेज दिया, तो राम नारायण और राम नरेश के बीच में कोई इलेक्ट्रिक का करंट है क्या? कोई वायर है? नहीं है ना, कोई वायर नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो यहां आपने कोई मैसेज टाइप किया, वो टाइप उसके ऊपर आप भेज देते हो, चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ही साधन है, इससे जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक साधन से आपका मैसेज दूसरे के मोबाइल पर जा सकता है, तो ईवीएम मशीन में आपने दिया हुआ वोट दूसरे के नाम पर क्यों नहीं जा सकता? शायद अब आपकी समझ में आया। सवाल समझने का है, टेक्नोलॉजी का है। अमेरिका दुनिया में, जापान दुनिया में, जर्मनी दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। उनको पूछा कि आपने अपने देश में ईवीएम क्यों नहीं लगाया? कहा कि हम गधे थोड़ी है जो ईवीएम लगाएंगे, ये गधे थोड़ी हम लोग नहीं, हम तो अपने भारत में तो लगाया। तो वो तुम्हारा ना मामला है, तुम्हारे देश को चलाने वाले जो पंडित लोग हैं वो लोग ना तुम लोगों को बुड़बक बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका वालों को भी मालूम हो गया, साला बुड़बक बोलते हैं इधर। तो तुम लोगों को बुड़बक बनाने के लिए पंडित जी ने मशीन लाया। पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन 2 पंडितों ने पास किया। अभिषेक मनु संघवी नाम का राजस्थान का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मर गए बेचारा। ये 2 ब्राह्मणों ने, कांग्रेस और बीजेपी के 2 ब्राह्मणों ने मिलकर, पंडित लोगों ने हमारी पिटाई करने के लिए, ये पंडित की पिटाई है, ध्यान रखो, पंडित के द्वारा हम लोगों की पिटाई करवाने के लिए, ये वोटों की पिटाई करवाने के लिए ये मशीन लाया गया है। तो इसलिए वोटों की ईवीएम मशीन में चोरी होती है। आप जिसको इसलिए चुनना चाहते हो वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते हो वो चुनकर आता है। क्योंकि ईवीएम मशीन के अंदर वोट जाने के बाद आपका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए ऐसा होता है।
इस घोटाले को, ये तो घोटाला है, मगर ये घोटाला पैसे का घोटाला नहीं है। आप समझ रहे हो? ये घोटाला पैसे का घोटाला नहीं है। ये घोटाला इस देश का हुक्मरान कौन हो, इस देश का राजा कौन हो। बाबा साहब ने तो आप लोगों को वोट का अधिकार दिया और कहा आप भी अपना राजा चुन सकते हो। तो काशीराम जी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था ना। इसका मतलब है आप भी अपना राजा बना सकते हो। जब से ईवीएम आया, मायावती का बेड़ा गर्क हो रहा कि नहीं हो रहा? मायावती मुख्यमंत्री बनी जब ईवीएम नहीं था, तो इस तरह से एक घोटाला करवा के सारा खेल देश में चल रहा है। इसको रोकना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद जब आप बटन दबाने के लिए गए तो आपको आंखों से दिखाई देने लगा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। वो आंखों से 2014 को दिखाई दिया। 4 को मशीन आई नहीं दिखाई दिया, 9 को मशीन आई दिखाई नहीं दिया, 2014 को दिखाई दिया। 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 को, तो 14 को लगाया। कितना लगाया? मशीन कितना लगाया? 0.33% लगाया। कितना लगाया? 0.33% लगाया। तो 0.33% कितना होता है? आधा परसेंट भी नहीं होता है। आधा परसेंट कितना होता है? 0.50, उसको बोलते हैं आधा परसेंट। तो 0.33% लगाया, इसका मतलब आधा परसेंट भी नहीं लगाया, 99.67% नहीं लगाया। इट मीन्स लगभग नहीं लगाया। कौन सी मशीन नहीं लगाया? पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। ये पेपर ट्रेल मशीन क्या करती है? ईवीएम मशीन घोटाला करती है, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ती है। तो घोटाला कैसे पकड़ती है ये जानना जरूरी। घोटाला कैसे पकड़ती है? तो पेपर ट्रेल, ये ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आंखों से दिखता नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन में जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो आंखों से दिखाई देता है। 7 सेकंड तक वो वहां रुका रहता है कागज, फिर कट के बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। गिरने के बाद में अगर कैंडिडेट हार गया तो वो कह सकता है कि मुझे ईवीएम का हार मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल के कागजों की वोटों की गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कागज की गिनती होती है। और फिर कभी कभी क्या होता है, कागज के वोटों की गिनती होती है तो होने से क्या होता है कि ईवीएम घोटाला करती है और पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ती है। तो इससे होता क्या है, मान लो समाजवादी पार्टी का यादव जी चुनाव लड़ रहे, समाजवादी पार्टी के यादव जी चुनाव लड़ रहे और ईवीएम मशीन ने उनको हरवा दिया। यादव जी ने कहा नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, एक पेपर ट्रेल मशीन के कागज के वोटों की गिनती होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, गिनती करना होगा, तो अधिकारियों को गिनती करना पड़ता है, तो पेपर ट्रेल की गिनती होती है। होने के बाद क्या होता है, वो पेपर ईवीएम मशीन ने जिस यादव जी को हरवा दिया, वो पेपर ट्रेल मशीन में जीत जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेल में कागज का मोहर लगा हुआ है, उसमें इधर उधर घोटाला नहीं किया जा सकता है। एक आदमी का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो घोटाला वहां पकड़ा जाता है। पकड़ने की वजह से वो चुनाव जीत जाता है। मगर आप लोगों को ये सब चल रहा है पता ही नहीं है। आप लोगों को ये मालूम ही नहीं, सारा पैसे का घोटाला बहुत छोटा घोटाला है। भारत सरकार का बजट 42 लाख करोड़ का है। कितने लोगों को समझ में आता है ये आंकड़ा? पढ़े लिखे लोग तो है यहाँ। 42 लाख करोड़
बोले पता नहीं, 1.5 लाख तक तो गिनती कर लेते हैं, तो कितना आंकड़ा है कुछ पता चल नहीं रहा है। 42 लाख करोड़, ये पल्ले नहीं पता ये आंकड़ा कितना है। इतना भारत सरकार का 1 साल का बजट है। तो वोटों की चोरी करने की वजह से चोरों का सरदार इतने लाख का साला मालिक हो जाता है। तो ये तो पैसे की चोरी तो बहुत छोटी चोरी है। ये वोटों की जो चोरी है, जो करने में कामयाब हो जाता है, वो लाखों करोड़ों की चोरी करने में कामयाब हो जाता है। ये सारा खेल ईवीएम का है और इस वजह से लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आप लोगों का वोट का अधिकार, राजा बनने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। ये खत्म करने का षड्यंत्र उजागर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जागृत करने के लिए साथियों ये अभियान सारे देश भर में हमने शुरू किया। ये 365 दिन तक इस 674 जिलों में जाएगी देश भर। ये 365 दिन तक चलेगी और हम 365 दिन तक सारे देश भर में जाएंगे। तो छोटा मोटा अभियान नहीं है। आप लोगों को तो देश में 36 स्टेट है, उनके नाम का भी पता होता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल बात है। तो इतने सारे स्टेट में जिसका नाम भी आपको पता नहीं, वो सारे प्रदेश में, जिलों में हम घूमकर आएंगे। इसके अलावा 6000 तहसील है, तो हम सप्लीमेंट्री और यात्राएं निकाल रहे हैं। जो हमारे दूसरे प्रदेश के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग तहसीलों में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, तो 6000 तहसीलों में जाएंगे। तो हमारी योजना है कि 6 लाख गांवों तक ये आंदोलन पहुंचना चाहिए, देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग इस देश में आजाद नहीं हो सकते। संविधान में हम सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, मगर वो अधिकार हम लोगों तक पहुंच ना पाए, इसकी इस देश में साजिश चल रही है। उस साजिश को विफल करने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान को आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।